उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड मंदिर में की पूजा अर्चना, पवित्र आदि कैलाश के भी किए दर्शन। गुंजगांव में स्थानीय लोगों और सेना के जवानों से की मुलाकात, स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी का किया अवलोकन। थोड़ी ही देर में अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने के बाद करेंगे पिथौरागढ़ वापसी। राज्य को देंगे 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह में वीडियो संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों को करेंगे संबोधित। स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित। भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात। दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक लोगो किया लॉन्च। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी, अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर हमास को दी कड़ी चेतावनी। गाजा में लोग गंभीर मानवीय संकट का कर रहे हैं सामना। भारत के ऑपरेशन अजय के तहत आज से विशेष विमानों के जरिए होगी भारतीयों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर भी किया जारी। आईसीसी विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी ऑस्ट्रेलिया, तो दक्षिण अफ्रीका रखना चाहेगी जीत का सिलसिला बरकरार। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पिथौरागढ़ के बाद प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम अब कुछ देर में पहुंचेंगे। यहां कैसी तैयारी है प्रधानमंत्री के स्वागत की, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। ये जागेश्वर धाम ये बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जहां पहली बार शिवलिंग की जो है वो पूजा की गई। सबसे प्राचीन शिवलिंग यानी महामृत्युंजय शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे, उन्होंने स्थापना की थी यहाँ पर। इसके साथ जो शिवलिंग है 108 मंदिर हैं भगवान शिव के, यहाँ पे छोटे बड़े मंदिर हैं और सभी जो है शिलाओं से बनाए गए हैं। जो मंदिर है उनकी दीवारों के ऊपर जो है वो देवी देवताओं की जो है लकड़ी के ऊपर उनकी आकृतियाँ बिखेरी गई है। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने जा रहे हैं और स्थानीय लोगों का किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के किस तरीके से उनका प्रेम आपको दिखते यहाँ बनेगा, क्योंकि पहली बार होगा कि उत्तराखंड के इस इलाके में देश का कोई प्रधानमंत्री पहुँचने जा रहा है। खास तौर पे यहाँ के लोग इससे इतने ज़्यादा खुश है, ये आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं। अपने स्थानीय ये जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें ये नजर आ रहे हैं। स्थानीय जो लोकगीत है वो गा रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। एक बहुत बड़ा दिन पूरे जागेश्वर के लिए नहीं, सिर्फ अल्मोड़ा के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए। कैमरामैन सुमित के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, जागेश्वर धाम, उत्तराखंड। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के दर्शन किए। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र अति दुर्गम माना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 18,000 फीट से ज्यादा की है। प्रधानमंत्री ने वहां स्थित पार्वती कुंड पर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा की। सनातन में आदि कैलाश की मान्यता छोटा कैलाश के रूप में है। देश की धार्मिक यात्राओं में आदि कैलाश की यात्रा कठिन मानी जाती है। पहले यहां तक पैदल मार्ग से ही पहुंचना संभव था, लेकिन अब मौजूदा केंद्र सरकार के प्रयासों से अब यात्रा मार्ग मोटरेबल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सीमावर्ती क्षेत्र के समावेशी विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसी के परिणाम स्वरूप तिब्बत सीमा से लगे आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुरेख दर्रे तक इंफ्रा विकास विशेष तौर पर संपर्क बढ़ा है।
गुंजी स्थित आईटीबीपी कैंप पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी कलाकारों के रंग में नजर आए। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की एक शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पारंपरिक तौर पर गर्म कपड़े, लकड़ी से बने उत्पाद इसमें शामिल रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुंजी गांव के लोग जो हैं उनके साथ मुलाकात की। साथ ही आईटीबीपी और सेना के जो जवान हैं उनसे मुलाकात की। देश की सेवा में समर्पित जवानों भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए। साथ ही प्रधानमंत्री ने इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। उत्साहित लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बड़ी संख्या में मौजूद बुजुर्ग महिलाओं को प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर वो बेहद खुश थे, क्योंकि सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्र के लिए पहला मौका ही रहा है जब देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हों। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद स्थानीय लोग बहुत ही यहाँ आशान्वित दिखे, काफी खुश नजर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया हम सभी लोगों ने, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने सामने से उनको देखा। जिस दिन हमें खबर मिली कि वो हमारे आदि कैलाश में आ रहे हैं, उस दिन से हमारा उत्साह पूरे क्षेत्र में बना हुआ था। तो आज मौका मिला उनके साथ बाजा बजाने का, हमारा जो ट्रेडिशनल बाजा है, और जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के रंग जनजाति के प्रति जो अपना स्नेह प्यार जताया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका यहाँ आना ही हमारे लिए विकास की राह खुलती है और आगे भी खुलेंगी। आज हमारे जो हमारा पारंपरिक जो म्यूजियम है उस पर आए और हमारे ट्रेडिशनल चीज़ को उनको उन्होंने देखा, और हमने एक यहाँ का जो पवित्र चांदी का प्याला उसको भी उनको भेंट किया, जो शुद्धता और सभ्यता का प्रतीक था। यह हमको अवसर मिला, उसके लिए हम बहुत खुशी हैं। हम सीमांत के सभी क्षेत्रवासी हमारे माननीय मोदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इस आदि कैलाश के पावन धरती पर आए। मोदी जी यहाँ पर आए, हमने साक्षात्कार उनको देखा है, तो ये हमारे एक सौभाग्य की बात है। मोदी जी के आने मात्र से ही हमारे क्षेत्र में विकास होगा और जनता में खुशी आएगी, ये हम महादेव से कामना करते हैं। हमारे कारोबार में आगे ज़्यादा और फर्क पड़ेगा, पर्यटन स्थल में भी फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ सारे पर्यटन भी आएंगे, जितने हमारी आमदनी जो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारा हमारे बिक जाएगा, हमारे अपने आप हमारे घर से बिक जाएगा सर। सबसे पहले तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे सामने जैसे हमने उनकी झलक देखी तो देख के हमारे दिल से ऐसे हुआ कि जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हो। इतनी खुशी मिली क्योंकि आज तक हमने कभी सुना ही था, लेकिन आमने सामने देख के बहुत अच्छा लगा। उनके आने से हमारे पर्यटन के स्थल में भी बढ़ोतरी होगी और उलन उद्योग ये सब हमने बताया। नए प्रोडक्ट जो हमने बिच्छू घास का बताया था, दिखाया था, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी होगी। शायद पर्यटन वाले और अधिक मात्रा में यहाँ आएंगे। तो आमजन काफ़ी उत्साहित और आशावान भी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश से कौशल दीक्षांत समारोह के विद्यार्थियों को भी संबोधित करेंगे। इसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। इसमें प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और जन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। समारोह के दौरान स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कौशल दीक्षांत समारोह के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्कूली प्रशिक्षण के साथ साथ कार्य के दौरान सीखने पर बल देना है, ताकि उनकी प्रतिभा को बढ़ावा मिले और वे विश्व के सामने अपने हुनर को दिखा सकें। इन विद्यार्थियों ने सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा वैज्ञानिक, सोशल मीडिया रणनीतिकार, ब्यूटी केयर सहायक जैसे विभिन्न कामों के दौरान कौशल प्रशिक्षण हासिल किया है।
कौशल विकास और उद्यमिता सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि कौशल दीक्षांत समारोह समावेशी कौशल तंत्र के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है तथा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में योगदान देने को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज श्री माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल का भ्रमण करेंगी। वे वहां पर पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन भी करेंगी। इस स्काई वॉक को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यह पैदल चलकर माता के भवन पहुंच रहे यात्रियों को राहत देगा। साथ ही जैसे ही माता के भक्त इस स्काई वॉक में दाखिल होंगे तो यहाँ 9 देवी पथ बनाया गया है, जिसमें माता रानी के 9 रूपों को दर्शाया गया है। करीब 300 मीटर लंबे इस अत्याधुनिक स्काई वॉक फ्लाईओवर के प्रत्येक 100 मीटर पर आधुनिक प्रतीक्षा हॉल बनाए गए हैं, जिसमें एक ही समय 100 से 200 के करीब श्रद्धालु बैठ सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मेट्रो में सफर किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आम महिलाएं भी आम महिलाएं नहीं हैं, यह सभी महिलाएं महिला सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण हैं। आप नौकरी करते हैं, एक बेटी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, आप देखो कितनी कड़ी मेहनत करती है। दूसरी जो ऑफिस में जाती है वह पर्सनल रिलेशन ऑफिस संभालती थी। तो आप अलग अलग यात्रियों से मिलते हो तो उनका जीवन कितना कठिन परिश्रम और किस तरीके मेहनत करती है। सुबह जल्दी घर से निकलकर और शाम को घर पहुंचती है। ये हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण की ताकत है, नेतृत्व की ताकत है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में अभी तक आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई वरिष्ठ नेता अभी भी संदेह के घेरे में हैं। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई। नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस बुधवार की रात बिहार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन खुलने के कुछ ही देर बाद रघुनाथपुर पूर्वी गुमटी के पास हुआ। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 यात्री जख्मी बताए गए हैं। वहीं दुर्घटना में मृत यात्रियों के परिजनों को रेलवे की तरफ से 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है और घायलों को 50-50 हज़ार की अनुग्रह राशि दी जाएगी। दुर्घटना में घायल हुए लोगों का इलाज रघुनाथपुर, आरा, बक्सर और पटना के अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं अन्य सभी यात्रियों को विशेष ट्रेन से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जा चुका है। पूरे मामले में दुर्घटना की जांच सुरक्षा आयुक्त ईस्टर्न सर्किल कोलकाता रेलवे द्वारा की जा रही है। ट्रेन दुर्घटना के बाद कई रेलगाड़ियों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। वहीं दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। रात में सब लोगों ने वहां पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से लेकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है उसके लिए जितना भी काम वाला कि है तो उनका घापन है। रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था
और एक एक तरह से सब कुछ देख लिया है। तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है। मुनाफा वसूली के दबाव के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज दबाव की स्थिति बनी हुई है। आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन बाजार खुलते ही चौतरफा बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से बाजार के सूचकांक गिरते चले गए। पहले 2 घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.1% और निफ्टी भी 0.01% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरुआती कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी और कोल इंडिया के शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर टीसीएस, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला और टेक महिंद्रा के शेयर कमजोरी के साथ कारोबार करते नजर आ रहे थे। वहीं ग्लोबल बाजार से आज एक बार फिर मजबूत संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार में महंगाई के आंकड़े आने के पहले वॉल स्ट्रीट के सूचकांक पिछले सत्र के दौरान लगातार चौथे दिन मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी आज बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। दूसरी ओर यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करने के बाद मिले जुले परिणाम के साथ बंद हुए, जबकि एशियाई बाजार में आया तेजी का रुख बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट का रुख है। पिछले 24 घंटे में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $86 प्रति बैरल और WTI क्रूड $84 प्रति बैरल के करीब आ चुका है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों का 9वें P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। मॉरिशस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सूरजदेव फोकीर P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। वहीं नाइजीरिया संघीय गणराज्य के सीनेट के उपाध्यक्ष जिब्रिन बरो भी नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका नेशनल असेंबली की अध्यक्ष नोसीविवे मापिसा नाकाकुला भी 9वें P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंची। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मिल्टन डिक ने भारत के डिजिटलीकरण की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब डिजिटल क्रांति की बात आती है तो भारत दुनिया भर में आगे है। उन्होंने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिल्टन डिक ने पीएम मोदी की लोकप्रियता की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में मैंने किसी विश्व नेता के लिए दूसरे देशों में जनता का इतना उत्साहपूर्ण समर्थन और प्यार कभी नहीं देखा है। प्रधानमंत्री मोदी की मेज़बानी करना ऑस्ट्रेलिया के लिए गर्व की बात थी। सिडनी में उन्हें जो स्वागत मिला वह वास्तव में अद्भुत था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लगभग 10 लाख लोग हैं। यह न केवल हमारे देश को मजबूत बनाता है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमारे संबंधों को भी और मजबूत करता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत में महिला आरक्षण विधेयक को बहुत ही सकारात्मक कदम बताया। मिल्टन डिक 9वें P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में मौजूद हैं, जिसे उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के परिसर में वसुधैव कुटुंबकम पट्टिका का अनावरण किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने इसका अनावरण किया। हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम और अंग्रेजी में द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली वाक्यांश के साथ गोल्डन रंग की पट्टिका भारत के स्थायी मिशन के परिसर के प्रवेश द्वार के अंदर एक दीवार पर सजी हुई है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें अभी तक 2200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी है, जिसके बाद से भोजन, पानी, ईंधन और ज़रूरी सामानों की सप्लाई भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है।
गाजा में इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों की तलाशी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें नेतन्याहू ने साफ ऐलान कर दिया है कि इजराइल ने युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन इसे खत्म जरूर करेगा। हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल ने 3 लाख सैनिक जुटाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध नहीं चाहता था, यह हम सबसे क्रूर तरीके पर ये हम पर थोपा गया है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू को विपक्ष का समर्थन मिला है। हमास के खिलाफ विपक्ष और मौजूदा सरकार ने एक आपातकालीन सरकार बनाई है। इजराइल की नई युद्ध कैबिनेट ने हमास को धरती से मिटा देने की कसम खाई है। बयान में कहा गया है कि जब तक हमास से जंग जारी रहेगी, जब तक कोई भी गैर युद्ध संबंधी विधेयक ना तो पारित होगा और ना ही इससे कोई जुड़ा फैसला लिया जाएगा। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए इजराइल में भारतीय दूतावास ने भी कमर कस ली है। दूतावास ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि यहाँ दूतावास ने गुरुवार की विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों की पहली खेप को ईमेल कर दिया है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश भेजा जाएगा। नाटो सदस्यों ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को रूस में युद्ध में सैन्य सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया है, जबकि पश्चिमी ध्यान इजराइल पर हमास के हमले के नतीजों पर केंद्रित है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ ब्रुसेल्स में बैठक की, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का आभार प्रकट किया। उनकी मुलाकात मध्य पूर्व में हिंसक उथल पुथल के साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस में राजनीतिक उथल पुथल के बीच हुई, जिसने यूक्रेन के लिए सहायता की मंजूरी को रोक दिया है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सैन्य गठबंधन के सदस्य यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे, क्योंकि यह उनके अपने सुरक्षा हितों में है। वहीं चिली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आधिकारिक पूर्वानुमानों के अनुसार अल नीनो मौसम के फेनोमेनन के कारण चिली को आगामी दक्षिण गोलार्ध की गर्मियों में औसत से अधिक तापमान का सामना करना पड़ेगा। चिली के मौसम विज्ञान निदेशालय ने कहा कि अपेक्षित अधिकतम तापमान पर अभी भी कोई सटीक आंकड़े नहीं है, लेकिन ये दक्षिणी वसंत में उच्च अधिकतम और कम न्यूनतम तापमान की भी उम्मीद कर रहे हैं, जो अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो अत्यधिक गर्मी के प्रमुख चालक हैं और ये कहा गया है कि वे इस साल प्रभावों को लेकर खासे तौर पर चिंतित हैं। भारत क्रिकेट की वनडे विश्व कप 2023 में आज 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारतीय टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम भी अपने पहले मुकाबले में इसने श्रीलंका को हराया था। दक्षिण अफ्रीका आज के मुकाबले में दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। रांची में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारत की 20 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा हो गई है। टीम की कप्तान सविता पूनिया होंगी, जबकि दीप ग्रेस उपकप्तान की भूमिका में होंगी। 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में G20 सदस्यों की बैठक की सफल मेजबानी के बाद अब भारत मुंबई में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 141वां IOC सत्र 15 से 17 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह 14 तारीख को होगा। इससे पहले 12, 13 और 14 अक्टूबर को IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठकें होंगी। IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉक पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं और वह आज से शुरू होने वाली कार्यकारी बोर्ड की बैठक का नेतृत्व करेंगे। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह देश को ओलंपिक जैसे प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए अपनी तैयारियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। गौरतलब है कि भारत को 41 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी करने का मौका मिला है। IOC का सत्र आखिरी बार 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कोरोना काल के बाद स्ट्रीट वेंडर्स और रेडी पटरी वालों को उनका छोटा व्यापार दोबारा शुरू कराने के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना या PM स्वनिधि योजना काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। पंजाब के जालंधर में भी स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं।
कोरोना महामारी के दौरान रेहड़ी पटरी वालों का कारोबार लगभग खत्म हो गया था। ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना या पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को सरकार खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चला रही है। इस स्कीम के तहत सरकार रोजगार की शुरुआत के लिए बिना किसी गारंटी के लोन दे रही है। पंजाब के जालंधर में स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस योजना के तहत बैंकों से उन्हें आसानी से कर्ज मिल रहा है, जिससे वो अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर पा रहे हैं। मैं कपड़े का काम करता हूँ, तो बाकी मेरे को पता चला था कि मोदी की तरफ से स्कीम आई है 10,000 रुपये लोन की काम के बढ़ोतरी के लिए। तो मैंने यूको बैंक में गया, तो मैंने बात किया, तो उन्होंने बहुत आसानी से लोन दे दिया मेरे को। मेरे काम में लगाया, काम बढ़ोतरी हो रहा है। बाकी मोदी तरफ जी के अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी आगे कोई स्कीम निकलेगा हम उसके लिए सहयोग ले सकते हैं। बैंक वाले ने अच्छी तरीके से हमारे से गाइड किया और अच्छी तरीके से बात की और इजीली जो है हमको लोन 10,000 रुपये मिल गया। कोई परेशानी उसमें नहीं हुई। तो हम उसी 10,000 से अपना जो काम है काफ़ी आगे तक बढ़ा लिए और अच्छा प्रॉफिट हो रहा 10,000 से। रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से फायदा उठा रहे लाभार्थी इसे सरकार की गरीबों के पक्ष में एक बेहतरीन स्कीम बताते हैं। मैंने 10,000 का लोन लिया, फिर रेडी खोली, अब मेरा काम अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। मेरे को सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक छोटी पूंजी से अपना कारोबार शुरू करने वाले जालंधर के ये लाभार्थी कोई अकेले नहीं है, बल्कि अपनी शुरुआत से केवल 3 वर्षों के अंदर 50 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।